अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किस बुक से कर रहे हैं, उसका जो ऑथर है उसका नाम भी आपके सामने लिखा हुआ है। ब्रिगम एंड हॉस्टन की एडिशन 10th जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बेसिक्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज की क्या डिटेल्स है, फार्मूलाज कैसे क्रिएट होते हैं, उसकी भी एक अलग से सीरीज स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स की वो भी अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अकाउंट से, फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि जितने भी ब्रिगम की बुक के रेशोज़ के क्वेश्चन हैं, तकरीबन 18 स्टार्टर प्रॉब्लम्स हैं और कुछ एग्जाम्स प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपको आपके सामने शेयर करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी। और अगर सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग देखें उनको फ़ायदा हासिल हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो हमारे सामने ये तमाम स्टार्टर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एग्जाम्स टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं और इसके अंदर से आपको पढ़ाया जाता है तो इन्हीं के कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 3.1, यानी कि जो एडिशन 10th है उसमें ये चैप्टर 3 है। तो उसमें जो आपके पास डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है वो टेस्ट किए गए। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है या क्या रेशो होता है? इसका मतलब होता है कि जो कंपनी है वो अपनी क्रेडिट सेल्स की कलेक्शन कितने डेज में करने वाली है। ठीक है जी। तो कह रहे हैं कि बेकर ब्रदर हैज डीएसओ ऑफ 40 डेज। बेकर ब्रदर का डीएसओ कितना है? 40 दिन का, यानी कि एवरेज डेज हैं कि 40 दिन के अंदर अंदर उधार की कलेक्शन कर लेते हैं। द कंपनीज एनुअल सेल्स आर 73 lakh। व्हाट इज द लेवल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल? अकाउंट्स रिसीवेबल का लेवल क्या होगा, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली कितने होंगे? अज्यूम देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। अज्यूम करो कि ईयर में 365 डेज हैं। तो आप यही सोच रहे होंगे कि 365 डेज ही होते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में आपको 360 डेज का टाइम भी दे दिया जाता है। तो पता क्या चला कि आपके पास डेटा के अंदर 40 डेज इनका एवरेज डीएसओ मौजूद है आपके पास, और आपके पास इनकी एनुअल सेल्स मौजूद है, टोटल नंबर ऑफ डेज मौजूद है, अकाउंट रिसीवेबल आपने मालूम करना है। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको डीएसओ मालूम करना होता है और अकाउंट रिसीवेबल आपके पास मालूम होता है। तो डीएसओ जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स, और सेल्स को डिवाइड करेंगे 365 डेज से, यानी कि इसको सिंपल टर्म में बोलूं तो अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे। सेल्स पर डे जो होगी उसको आपने अकाउंट रिसीवेबल से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है डीएसओ। ठीक है ना, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। तो आपने फॉर्मूले में 40 डेज डीएसओ रखा, अकाउंट रिसीवेबल आपको मालूम नहीं है, और आपने सेल्स की जगह उसकी वैल्यू रख दी और 365 डेज रख दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब आए तो 40 डेज आपके पास यहाँ मौजूद है। अकाउंट रिसीवेबल आपने एनुअल सेल्स को 365 डेज से जब डिवाइड किया तो आपके पास $20,000 क्या आ गया? सेल्स पर डे। ठीक है जी। और ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये 40 डेज से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल अकेला रह जाएगा। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको अकेला करना होता है। तो 20,000 को 40 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 आर 8। इसका मतलब क्या हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल आपका कितना हो जाएगा? $8 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि जिसमें जो
बेकर ब्रदर हैं, उनके 40 डेज का डीएसओ था, उनकी एनुअल सेल्स भी आपको गिवन थी और उनका 365 डेज जो है वो वर्किंग के थे। तो अकाउंट रिसीवेबल यानी कि जो वो उधार पर बेच रहे थे वो कितना था, जो कलेक्शन थी वो कितने की थी, वो 8 लाख रुपए की थी। सही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टेस्ट कर रहे हैं डेट रेशो का। डेट रेशो आपके पास क्या होता है, डेट बाय एसेट, ठीक है ना, यानी कि आपके पास आपकी कंपनी के टोटल एसेट में आपके डेट का कितना पोर्शन मौजूद है। तो कहने के बार्टली बार स्टूल्स हैज एन इक्विटी मल्टीप्लायर ऑफ, इक्विटी मल्टीप्लायर कितने का, 2.4 का, और द कंपनीज एसेट आर फाइनेंस विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड कॉमन इक्विटी, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन है, इक्विटी भी है और उसमें डेट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि प्लस करके आपके पास एसेट लाए हुए हैं। व्हाट इज द कंपनीज डेट रेशियो, कंपनी का डेट रेशियो क्या होगा। तो डेटा के अकॉर्डिंग आपके पास इक्विटी मल्टीप्लायर मौजूद है और ये भी बताया हुआ है कि कॉम्बिनेशन है डेट का और कॉमन इक्विटी का, डेट रेशियो आपको मालूम करना है। अब जो चीज जिस तरीके से इक्विटी मल्टीप्लायर है, इस तरीके की कोई भी चीज हो आपके पास मौजूद, तो आप सबसे पहले क्या करें कि उसका फॉर्मूला खोल लें। इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक हो गया। जब इस के अंदर हम वैल्यूज रखेंगे तो कैसे रखेंगे, इक्विटी मल्टीप्लायर आपको पता है कि 2.4 है, अब एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी है, अब 2.4 है और इक्विटी 1 ही रखनी पड़ेगी वरना ये 2.4 कैसे आएगा। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह जरा सा भी पॉइंट बढ़ा देता हूँ, 1.1 ही अगर कर देता हूँ, तो ये 2.4 आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी का रेशियो यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, जो कि क्या है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मैंने एरो बनाया हुआ है उसको अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर लिया हुआ है, एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस डेट। तो डेट मालूम करने आपके पास एसेट कितने थे 2.4, इक्विटी 1 रुपए की और डेट मालूम नहीं है, यहाँ पर प्लस हो रहा है वहां जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस किया तो 1.4 का क्या आ गया आपके पास, डेट आ गया। यानी कि टोटल एसेट आपके पास 2 रुपए 4 पैसे के हैं, उसमें से 1 रुपए की इक्विटी और 1 रुपया 4 पैसे के आपके पास डेट है, लॉन्ग टर्म डेट। तो अब जब आपके पास डेट मालूम हो गया तो डेट रेशियो मालूम कर लें। डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट डिवाइडेड बाय एसेट। ओके जी, और डेट आपके पास कितना आया 1.4 आया, एसेट आपके पास 2.4, ठीक है जी, आप निकाल चुके थे। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया 0.5833, यानी कि इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 58% का आपका डेट रेशो आपके एसेट के अंदर मौजूद है, यानी कि आपके पास 58% का तकरीबन जो है वो फाइनेंसिंग वो डेट से की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास डुपॉन्ट एनालिसिस टेस्ट किया हुआ है और इसके ऊपर भी मेरे वीडियो लेक्चर बने हुए हैं कि डुपॉन्ट एनालिसिस बेसिकली आपको क्या बता रहा होता है। डुपॉन्ट एनालिसिस आपकी एक टेक्निक है ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करने की। डबल वाइट डीलर हैज एन ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट, एसेट के ऊपर कितना रिटर्न है 10%, 2% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन 2% का प्रॉफिट मार्जिन है और रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू 15%, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इक्विटी के ऊपर वो 15% है। व्हाट इज कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर, कंपनी का टोटल एसेट टर्नओवर कितना होगा, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपसे पूछा जा रहा है, एक्टिविटी रेशियो आप कह लें। व्हाट इज द फर्म्स इक्विटी मल्टीप्लायर, फर्म की इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होगी, 2 रेशियोज आपसे मांग रहे हैं। तो डेटा के अंदर आपके पास ROA 10%, प्रॉफिट मार्जिन 2%, ROE 15% मौजूद है। तो आपने टेट यानी कि टोटल एसेट टर्नओवर, EM यानी कि इक्विटी मल्टीप्लायर मालूम करने हैं। तो आप जब टोटल एसेट टर्नओवर मालूम करेंगे तो उसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला ले लेंगे, रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर। रिटर्न ऑन एसेट आपके पास क्या था 10% था, ठीक है जी। टोटल एसेट टर्नओवर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो यहाँ पर आपके पास टोटल एसेट और सेल्स मौजूद नहीं है, इस वजह से हमने इसका फॉर्मूला नहीं लगाया टोटल एसेट टर्नओवर निकालने के लिए। यही रीजन है कि हम ROA का ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं।
तो प्रॉफिट मार्जिन आपके पास 2% था, टोटल एसेट टर्नओवर मालूम नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया। 10 को हमने 100 से डिवाइड किया तो 0.1, 2 को डिवाइड किया तो 0.021, इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 पॉइंट, ठीक है ना। इनको डिवाइड किया तो 0.05 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एसेट टर्नओवर हमारे पास कितना आ गया, 5% आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला रेशो हमारा कंप्लीट हो गया 5% से। अब हमने इक्विटी मल्टीप्लायर मालूम करना है, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर ही इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आता है। वैसे इक्विटी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो पीछे आपने देख लिया होगा और आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर भी आप देख लेंगे। एसेट बाय इक्विटी होता है, लेकिन आपके पास एसेट और इक्विटी मौजूद नहीं है, इस वजह से हम ROE के फॉर्मूले से मालूम करेंगे, जो कि क्या, प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर और मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। ROE 15% मौजूद है, 2% प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है, टोटल एसेट टर्नओवर 5% आपने अभी निकाला, इक्विटी मल्टीप्लायर आपने मालूम करना है तो 15% इसको यहीं रखा, 2 5 10 आपके पास हो गया प्रॉफिट मार्जिन और टोटल एसेट टर्नओवर का। EM ऐसे ही रखा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर डिवाइड हो गया। EM यानी कि इक्विटी मल्टीप्लायर अकेला हो गया, 15% डिवाइडेड बाई 10%, तो आपके पास इक्विटी मल्टीप्लायर कितना आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो टेस्ट किया गया है मार्केट बुक रेशो के ऊपर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जेस्टर जेट्स हैज 10 बिलियन इन टोटल एसेट, टोटल एसेट 10 बिलियन डॉलर के हैं। द राइट साइड ऑफ इट्स बैलेंस शीट कंसिस्ट ऑफ 1 बिलियन इन करंट लाइबिलिटीज, राइट साइड यानी कि लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज की। तो करंट लाइबिलिटीज 1 बिलियन डॉलर की हैं, 3 बिलियन डॉलर के लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और 6 बिलियन डॉलर की कॉमन इक्विटीज हैं। कंपनी के पास 800 मिलियन के शेयर्स हैं कॉमन स्टॉक के, और उस स्टॉक की प्राइस कितनी है, $32 की, यानी कि उसके पास टोटल 800 मिलियन शेयर्स है और एक शेयर की प्राइस कितनी है, $32। ओके जी, व्हाट इज जेस्टर्स मार्केट बुक रेशो, जेस्टर का मार्केट बुक रेशो क्या होगा। तो डेटा आपने यहाँ पर लिख लिया, टोटल एसेट 10 बिलियन, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट्स, कॉमन इक्विटी और आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स, स्टॉक प्राइस और मार्केट बुक रेशो आपने मालूम करना है। तो यहाँ पर देख लें कि फॉर मार्केट बुक रेशो वी हैव टू फाइंड बुक वैल्यू पर शेयर। हमें ये मालूम करना होगा कि एक शेयर की बुक वैल्यू बेसिकली है कितनी। तो बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन इक्विटी डिवाइडेड बाय 900। 900 का मतलब क्या, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स या शेयर्स आउटस्टैंडिंग, क्या आपके पास बेसिकली टोटल शेयर्स हैं कितने। तो कॉमन इक्विटी आपके पास 6 बिलियन की थी और आपके पास जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 800 मिलियन के थे। जब आपने डिवाइड किया तो बुक वैल्यू पर शेयर कितनी आ गई, $7.5 की, यानी कि आपका एक शेयर जो है उसकी बुक वैल्यू कितनी है, $7.5। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप इससे क्या कर सकते हैं, मार्केट या बुक रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्केट बुक रेशो का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक प्राइस जो कि गिवन है, बुक वैल्यू जो कि आपने अभी निकाली, स्टॉक प्राइस कितना था, 32, ये रहा, आपने $32 पुट किया, जो $7.5 बुक वैल्यू आपने निकाली उससे डिवाइड किया, तो मार्केट बुक रेशो कितना आ गया, 4.26 का रेशो आपके सामने आ गया। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, कोई एक चीज़ नहीं है, आप रेशो को घुमाकर या वैल्यू को घुमाकर उस दूसरी चीज़ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.5 में, जिसके अंदर रेशो कैलकुलेशंस टेस्ट की हुई हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे। कह रहे हैं कि ग्रेसर ट्रकिंग हैज 12 बिलियन इन एसेट, $12 बिलियन के एसेट हैं और उसका टैक्स रेट जो है वो 40% का है। ठीक है जी, 40% का टैक्स लगेगा। द कंपनीज बेसिक अर्निंग पावर रेशो कितना है, 15% है। 15% का बेसिक अर्निंग पावर रेशो है। बेसिक अर्निंग पावर रेशो बेसिकली क्या बताता है कि कंपनी कितनी इफेक्टिवली अपने एसेट को यूज कर रही है ताकि वो अपनी इनकम को जनरेट कर सके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो EBIT बाय एसेट का होता है।
एंड इट्स रिटर्न ऑन एसेट, एसेट का रिटर्न कितना है 5% है। व्हाट इज ग्रेसेस्ट टाइम इंटरेस्ट एंड, यानी कि टाई रेशो आपने मालूम करना है। टाई रेशो बेसिकली आपको क्या बताता है कि कंपनी की ड्यूरेबिलिटी बताता है कि वो कितने टाइम में वो इंटरेस्ट पे कर सकती है। ठीक है जी। और इसी के हवाले से हम आगे एक और रेशो भी पढ़ेंगे, इबिटा रेशो। ओके जी। तो यहाँ पर डेटा में आपके पास 12 बिलियन के एसेट, 40% का टैक्स रेट, बीईपी रेशो आपके पास मौजूद है, रिटर्न ऑन एसेट मौजूद है, टाई रेशो आपने मालूम करना है। अब आप यहाँ पर देख लें कि टाई रेशो का जो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। अब आपके पास ना ईबीआईटी मौजूद है यहाँ पर डेटा में और ना ही इंटरेस्ट मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो बीईपी रेशो आपके पास मौजूद है, बीईपी रेशो से आप क्या कर सकते हैं, ईबीआईटी निकाल सकते हैं। बीईपी रेशो क्या है, ईबीआईटी बाय एसेट। ओके जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीईपी में आपने 15% रखा, एसेट में आपने 12 बिलियन रखा, ईबीआईटी मालूम करना है, डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाकर मल्टीप्लाई करवाया। 15% से 12 मिलियन को आपने जब मल्टीप्लाई करवाया तो आपका ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि आपकी ऑपरेटिंग इनकम सिंपल अल्फाज में कितनी आ गई, 1.8 बिलियन डॉलर आ गई। तो एक चीज हमें मालूम हो गई। उसके बाद आपको क्या मालूम करनी है, नेट इनकम मालूम करनी है। देखें जी, अब आपने इंटरेस्ट मालूम करना है, इंटरेस्ट और टैक्स भी मालूम करने हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग की हुई है। तो एक स्टेटमेंट बनाई हुई है। ईबीआईटी आपको 1.8 बिलियन डॉलर मालूम हो गया। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट अभी मालूम फिलहाल नहीं है। तो ईबीटी भी आपको मालूम नहीं होगा, टैक्स भी मालूम नहीं होगा। ओके हो गया। नेट इनकम आपने मालूम करके दिखानी कैसे, आर ओ ए का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनकम बाय एसेट। तो आर ओ ए आपको 5% मालूम है, नेट इनकम मालूम नहीं, 12 बिलियन के एसेट मौजूद है, डिवाइड किया नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 12 बिलियन का 5% कितना होता है, 0.6 बिलियन होगा। तो आपके पास नेट इनकम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टेटमेंट के अंदर एक ईबीआईटी आपको मालूम है और एक ये चीज आपको मालूम है। ओके। उसके बाद आपने बेसिकली करना क्या है, आप किस तरीके से इस चीज को मालूम करेंगे। टैक्स रेट तो उसका 40% मौजूद है। अब 40% जो टैक्स मौजूद है उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। टैक्स तो बेसिकली ईबीटी पे लगता है, ईबीटी आपको मालूम नहीं है। ईबीटी मालूम होने के लिए आपको इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट से आप इसको माइनस करवाएंगे तो तभी आपको मालूम होगा। तो अब किस तरीके से आप टैक्स रेट को मालूम करेंगे या ईबीटी को मालूम करेंगे। तो ईबीटी को मालूम करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि नेट इनकम जो आई है उसको आप डिवाइड करवा दें किससे, 1 माइनस टोटल जो चीज होती है वो 100% होती है, उसमें से 40% जो है वो माइनस करवा देंगे तो आपकी कंप्यूटेशन में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 तो 1 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 100 होता है, टैक्स आपका 0.4 यानी कि 40% था, माइनस करवाया तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 6 आ गया। और आपके पास नेट इनकम भी 0.6 है, 0.6 को 0.6 से डिवाइड किया तो आपके पास 1 आ गया। ओके जी। जब आपके पास यहाँ पर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अब आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके। तो आपने क्या किया, 1.8 में से 1 को माइनस किया रिवर्स कर कैलकुलेशन में तो आपके पास 0.8 इंटरेस्ट आ गया। और यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाकर 1.6 में 1.0 में से 0.6 माइनस किया तो आपके पास 0.4 का टैक्स भी आ गया। तो हमें असल में चाहिए था क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों, ताकि आप टाई रेशो निकाल सकें। टाई रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी बाय इंटरेस्ट। ईबीआईटी हम मालूम कर चुके हैं 1.8 बिलियन डॉलर की, इंटरेस्ट भी मालूम हो गया 0.8 बिलियन डॉलर का। जब डिवाइड किया तो टाई रेशो कितना आ गया, 2.25 टाइम्स आपके पास टाई रेशो आ गया। यानी कि ये इसने बता दी कि 2.25 टाइम्स की एबिलिटी है कंपनी के पास इंटरेस्ट की पेमेंट की। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आगे फर्दर क्वेश्चंस में इसकी कैलकुलेशन भी मौजूद हैं, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास है क्वेश्चन वो भी रेशो कैलकुलेशन का है। कह रहे हैं कि अज्यूम यू आर गिवन फॉलोइंग रिलेशनशिप फॉर द
ब्रोअर कॉरपोरेशन, ठीक है ना, कुछ रिलेशनशिप्स दिए हुए। सेल बाय टोटल एसेट, सेल बाय टोटल एसेट का मतलब होता है टोटल एसेट टर्नओवर। फॉर्मूला खोल कर दिया हुआ है, फॉर्मूले का नाम नहीं दिया हुआ, यानी कि रेशियो का 1.5 दिया हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट आपके पास 3% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5% है। कैलकुलेट ब्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड डेट रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन और डेट रेशियो मालूम करना है। तो डेटा आपने देख लिया, टोटल एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन आपने मालूम करना है और डेट रेशियो मालूम करना है। तो सबसे पहले आप ROA के फॉर्मूले से क्या मालूम कर लेंगे, प्रॉफिट मार्जिन मालूम कर लेंगे, जैसे कि पीछे भी हमने ये फॉर्मूला लगाया था और उससे टोटल एसेट टर्नओवर मालूम किया था। तो आपके पास रिटर्न ऑन एसेट कितना है, 3%, प्रॉफिट मार्जिन मालूम नहीं है, तो टोटल एसेट टर्नओवर 1.5 था, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड हुआ 0.03 से, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया, 2% का प्रॉफिट मार्जिन आ गया। उसके बाद आपने डेट रेशियो मालूम करना है। डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेट बाय टोटल एसेट। अब ना आपके पास टोटल डेट है, ना ही आपके पास टोटल एसेट है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं ROE का, रिटर्न ऑन इक्विटी का, और वो भी कौन सा, प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेट, यानी कि एस डेट का और इक्विटी का टोटल जो होता है वो 1 होगा, हर चीज का 100%, उसमें से जितना भी डेट है माइनस करवा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा आपका डेट। ठीक है जी, क्योंकि डेट आपके पास मालूम है नहीं। तो ROE आपके पास 5% था, प्रॉफिट मार्जिन 2% अभी निकाला, टोटल एसेट टर्नओवर आपके पास 1.5 था, डिवाइड किया 1 माइनस डेट से, डेट मालूम नहीं है, ओके जी, कोई बात नहीं। तो 5% को चेंज किया 0.05, 2% को चेंज किया 0.02, 1.5, और बाकी चीज हमने ऐसे ही लिखी। 0.02 को आपने मल्टीप्लाई किया 1.5 से, तो आपके पास आया 0.03, और आपने ROE को 5% ऐसे ही रखा। उसके बाद क्या हुआ कि ये डिवाइड है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.05 से, और 0.03 अकेला रह जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.05, डेट से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.05, और डेट आ गया, और इधर 0.03 अकेला रह गया। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, 0.05 डेट को इज इक्वल टू के इधर साइड भेज दिया, माइनस का था पॉजिटिव हो गया, और 0.03 को 0.05 के बाद भेजा, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस किया तो 0.02 आ गया, और 0.05 का डेट यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, तो इसको अकेला करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 0.02 को आप डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो आपका डेट आ जाएगा 40% का, बाकी रह गया 0.6, यानी कि आपके टोटल एसेट में 40% हिस्सा है किसका, डेट का, 60% है इक्विटी का। ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करंट रेशो के ऊपर जो है वो टेस्ट किया गया है। उसमें के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, द पेट्री कंपनी हैज 1,3,12,500 के करंट एसेट आपके पास मौजूद हैं, एंड $5,25,000 की करंट लाइबिलिटीज हैं। इनिशियल इन्वेंट्री लेवल जो है वो $3,75,000 है, एंड इट विल रेज फंड एज एडिशनल नोट्स पेबल एंड यूज देम टू इंक्रीज इन्वेंट्री। ठीक है ना, यानी कि उनके पास इतने के करंट एसेट हैं, इतने की करंट लाइबिलिटीज हैं, उनका जो इनिशियल इन्वेंट्री लेवल है ना वो $3,75,000 का है। अब ये जो है पेट्री कंपनी वो अपने फंड्स को रेस करेंगे, बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, एडिशनल नोट्स पेबल को इश्यू करके। ठीक है, नोट्स पेबल इश्यू करेंगे, पैसे आएंगे, और उन पैसों से को यूज करके वो अपनी इन्वेंट्री को इंक्रीज करेंगे, यानी कि उससे इन्वेंट्री खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और एसेट भी इंक्रीज होगा। हाउ मच कैन पेट्री शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, उनका शॉर्ट टर्म डेट यानी कि नोट्स पेबल कितना होगा, इंक्रीज करना होगा, मतलब विदाउट पुशिंग इट्स करंट रेशियो बिलो 2.0, उनका जो करंट 2.0 का जो रेशियो है उसको गिराए बगैर। ठीक है ना, उसको यानी कि उनको सिंपल अल्फाज में 2.0 के रेशियो से नीचे नहीं आना है, और जब नहीं आना है तो उनका जो शॉर्ट टर्म डेट है, जो लायबिलिटी है, वो कितनी होगी। तो डेटा के अंदर करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, इनिशियल इन्वेंट्री और करंट रेशियो आपके पास मौजूद है, शॉर्ट टर्म डेट मालूम आपने करना है। तो प्रेजेंट करंट रेशियो आप सबसे पहले मालूम कर लें कि कितना होगा। प्रेजेंट करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ओके जी, 13,12,500 डॉलर,
और डिवाइड किया आपने करंट लायबिलिटीज से, तो आपके पास प्रेजेंट करंट रेशो कितना आ गया 2.5। तो 2.5 इनका करंट रेशो मौजूद है अभी भी। इनको बस ये टारगेट दिया गया है कि भैया 2.0 से नीचे आपने बिल्कुल भी नहीं आना है। तो आपके पास क्या होगा कि आप करंट रेशो ही यूज करेंगे अपनी इन्वेंट्री को यूज कर इन्वेंट्री और डेट को बढ़ाने के लिए। किस तरीके से? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी करंट एसेट पहले से आपके पास इतने मौजूद थे, करंट रेशो आपको जो टारगेटेड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 प्लस एक्स, क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ानी है मजीद एसेट बढ़ जाएगा, और नीचे भी शॉर्ट टर्म डेट को बढ़ाना पड़ेगा यानी कि नोट्स पेबल को, तो आपने पिछली लायबिलिटीज में उसको ऐड करवा दिया। अब क्या होगा कि ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन यहाँ से डिवाइड हो रही है तो वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी और ये अकेला रह जाएगा। जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 को 525 से तो ये 10 लाख के अंदर आ गया, और ये 2x हो गया, और ये 13,12,500 और x आ गया। ठीक है जी, x वाली वैल्यूज एक जगह कर दी 2x माइनस एक्स, और बाकी वैल्यूज आपने एक जगह कर दी, तो 2x में से एक x कटा, आपके पास x बेसिकली क्या था कि शॉर्ट टर्म डेट्स नॉट पेबल और इन्वेंट्री था। और यहाँ से आपने जब वैल्यू मालूम की तो आपके पास कितनी आई $2,62,500, यानी कि आपको $2,62,500 का शॉर्ट टर्म डेट इंक्रीज करना पड़ेगा, और उतने की ही इन्वेंट्री आएगी, और आपका करंट रेशो भी 2.0 से नीचे फॉल नहीं करेगा। तो चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका टेस्ट किया हुआ है टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो से, यानी कि टाई रेशो से, और पीछे आप उसकी कैलकुलेशन देख भी चुके हैं। द HR पिकेट कॉर्पोरेशन हैज $5 लाख ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, यानी कि उनके पास $5 लाख का डेट है, एंड इट पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एनुअली, और उसके ऊपर वो 10% का सालाना इंटरेस्ट देते हैं। पिकेट्स की सालाना सेल कितनी है? 2 मिलियन है। उसका एवरेज टैक्स रेट कितना है? 30% का। उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? सेल के ऊपर 5% का। इफ द कंपनी डज नॉट मेंटेन अ टाई रेशियो ऑफ एटलीस्ट 5 टाइम, अगर, अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अगर कंपनी कम से कम 5 टाइम्स का जो है वो टाई रेशियो मेंटेन नहीं करती, इट्स बैंक विल रिफ्यूज टू रिन्यू द लोन, उसका बैंक जो है उसका लोन रिन्यू करने से रिफ्यूज कर देगी। और क्या होगा? एंड बैंक्रप्सी विल रिजल्ट, और दिवालिया निकल जाएगा और वो सड़क पर आ जाएंगे। व्हाट इज पिकेट्स टाई रेशियो? पिकेट्स का टाई रेशियो क्या होना चाहिए? तो आपके पास डेट गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, $2 मिलियन के, आप सॉरी यहाँ पर मेरे ख्याल से, हाँ नहीं सही है, $2 मिलियन के आपके पास एसेट है, टैक्स रेट है, प्रॉफिट मार्जिन है। टाई रेशियो जो आपने मेंटेन करने हैं वो एटलीस्ट 5 टाइम्स का आपने करना है। पिकेट्स टाई रेशियो, ठीक है जी, पिकेट्स टाई रेशियो कितना होगा वो आपने मालूम करके दिखाना है। अगर 5 टाइम, कम से कम भी नहीं हो, एटलीस्ट का मतलब होता है 5 हो या फिर उससे ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मालूम करनी है नेट इनकम मालूम करनी है, और उससे क्या होगा ताकि आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकें। तो नेट इनकम आप प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूले से करेंगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन 5% का है, नेट इनकम मालूम नहीं है, सेल्स आपके पास थी 2 मिलियन की, और आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5%, तो आपका नेट इनकम कितनी आ जाएगी $1 लाख की आ जाएगी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपनी तमाम चीज़ों को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास जो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट बनाकर दिखाई हुई है उसके अंदर आपने नेट इनकम यहाँ पुट कर दी जो कि आपने फाइंड आउट की थी। ओके जी, इंटरेस्ट आपने कैसे लगाया? डेट के ऊपर 10% था, तो ये $50,000 आपके पास आ गया। और आपने ईबीटी कैसे निकालना है? ईबीटी ये कैलकुलेशन मैंने आपको दोबारा करके यहाँ पर बताई भी है कि नेट इनकम ऊपर आ जाएगा, उसको डिवाइड करवाएंगे 1 माइनस 30% से, क्योंकि 30% आपके पास क्या था? टैक्स रेट। तो टोटल आपके पास 1 होता है, यानी कि 100% में से आपने 30% माइनस करवाया,
तो 70% आ गया, डिवाइड किया तो आपके पास $1,42,857 आ गया। तो इसको जब आप माइनस करवाएंगे तो आपके पास रिवर्स कैलकुलेशन के अंदर टैक्स आ जाएगा 42,857, और इसको ऊपर एड बैक करवाएंगे तो टोटल EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा, $1,92,857 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि EBIT आ गया, इंटरेस्ट भी आपको मालूम है, दोनों चीजें। तो टाई रेशो आप मालूम कर सकते हैं। तो टाई रेशो के का फॉर्मूला क्या है, EBIT बाय इंटरेस्ट। तो दोनों के अंदर आप वैल्यू पुट करें $192,857 और $50,000 को जब आपने डिवाइड किया तो टाई रेशो कितना आया, 3.86 टाइम्स आपके पास टाई रेशो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 5 टाइम्स आपने मेंटेन करना था, आपका टाई रेशो कम है। इसका मतलब क्या है कि इनका जो बैंक का लोन है प्रपोजल वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या जो लोन है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा, बैंक रिफ्यूज कर देगा, यानी कि ये सड़क पर आ जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास किसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है EBITDA कवरेज रेशो का, और इसको EBITDA टू इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहा जाता है। ये वो रेशो है जो कि आपको बेसिकली क्या चीज बता रहा होता है, ये एक दूसरे अल्फाज में कहूँ तो टाई रेशो का एक एडवांस वर्जन है, और उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको बता रहा होता है कि कंपनी की कितनी ड्यूरेबिलिटी है अपने इंटरेस्ट वगैरह को पे करने में। और इस ज़्यादा रिलेटेड भी होता है कैश फ्लो से, क्योंकि ये जितने भी इसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंस आते हैं उनको अलग कर देता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि भाई विलिस पब्लिशिंग हैज 30 बिलियन इन टोटल एसेट, टोटल एसेट 30 बिलियन के। कंपनी का बेसिक अर्निंग पावर रेशो कितना है, 20%, पीछे आपको बता दिया। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो कितना है, 8 टाइम्स। विलिस का डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितना है, दोनों का मिलाकर $3.2 बिलियन। इट हैज 2 बिलियन इन लीज पेमेंट, $2 बिलियन की लीज पेमेंट भी करनी है। $1 बिलियन मस्ट गो टुवर्ड प्रिंसिपल पेमेंट, और $1 बिलियन की इनको प्रिंसिपल पेमेंट भी करनी है, यानी कि विदाउट इंटरेस्ट जो है अपने आउटस्टैंडिंग लोन की। ठीक है। व्हाट इज विलिस EBITDA कवरेज रेशो, विलिस का EBITDA कवरेज रेशो कितना होगा। तो टोटल एसेट आपके पास कितने हैं, $30 बिलियन, BEP रेशो 20%, 8 आपके पास टाई रेशो है, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया, लीज आपके पास आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ गई, EBITDA कवरेज रेशो आपने मालूम करना है। अब EBITDA कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, EBITDA प्लस लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस लीज पेमेंट। अब लीज पेमेंट आपके पास है, दोनों जगह आ जाएगी। इंटरेस्ट आपके पास मालूम नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास मौजूद है। EBITDA के अंदर EBITDA पूरी चीज देख लें, EBIT और डा का मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डा ये चीज तो मौजूद है, EBIT मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आप EBIT निकालेंगे और उसके बाद EBITDA निकालेंगे, तब जाकर आपका काम होगा, और फिर आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले BEP रेशियो से आप क्या निकाल लें, EBIT निकाल लें। BEP आपके पास 20% था, टोटल एसेट $30 बिलियन था, रिवर्स करके आपने मल्टीप्लाई किया तो 30 बिलियन का 20% कितना आ जाएगा, EBIT $6 बिलियन आपके पास आ जाएगा। EBIT के अंदर डा यानी के डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप प्लस करवाएंगे 3.2 को, तो आपके पास EBITDA कितना आ गया, $9.2 बिलियन का EBITDA आ गया। उसके बाद आपने इंटरेस्ट निकालना है, टाई रेशो आपके पास गिवन था जो आपका 8, उसका फॉर्मूला क्या होता है, EBIT बाय इंटरेस्ट। EBIT भी आपने निकाल ली, EBIT $6 बिलियन थी, टाई रेशो आपके पास 8 था। आपने क्या किया, यहाँ लाकर डिवाइड कर दिया, इंटरेस्ट को उधर ले गए, तो इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया, $0.75 बिलियन का आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। EBITDA यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, $9.2 बिलियन का, लीज पेमेंट आपकी ऊपर से नीचे आ गई $2 बिलियन की, इंटरेस्ट आपका $0.75 बिलियन का जो अभी निकाला,
$1 बिलियन की प्रिंसिपल पेमेंट और $2 बिलियन की लीज पेमेंट दोबारा से आ गई। जब इन दोनों को आपने प्लस किया, इन तीनों को प्लस करके ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड किया, तो इबिटा कवरेज रेशियो कितना आ गया? 2.9867 टाइम्स आपके पास आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बात बोल रहा है? रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर आपके पास ये क्वेश्चन टेस्ट किया जा रहा है। आपको कह रहे हैं मिडवेस्ट पैकेजिंग ROE लास्ट ईयर, ठीक है ना, मिडवेस्ट पैकेजिंग वालों का लास्ट ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो सिर्फ और सिर्फ 3% था। बट इट्स मैनेजमेंट, जो उसकी मैनेजमेंट है, डेवलप्ड अ न्यू ऑपरेटिंग प्लान, नया ऑपरेटिंग प्लान जो है वो डिजाइन कर रहे हैं ताकि अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकें। द न्यू प्लान कॉल्स फॉर अ टोटल डेट रेशियो ऑफ 60%। ठीक है जी, जो नया प्लान है वो क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो भी फाइनेंसिंग होगी उसके अंदर डेट रेशियो कितना होगा? वो 60% होगा। विच विल रिजल्ट इन इंटरेस्ट चार्जेस ऑफ 3 लाख पर ईयर, जिसकी वजह से हर साल आपको 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट यानी कि सूद देना पड़ेगा। मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स एंड EBIT ऑफ 1 मिलियन ऑन सेल्स ऑफ, इसको क्या कहेंगे? $1 करोड़। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? यानी कि मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली EBIT 1 मिलियन की प्रोजेक्ट कर रही है, कितने की? सेल के ऊपर, $1 करोड़ की सेल के ऊपर। और इट एक्सपेक्ट टू हैव अ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ऑफ 2, और अपना जो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, वो कितना कर रही है? वो 2 कर रही है। अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा? टैक्स रेट जो होगा वो 34% का होगा। कह रहे हैं कि इफ द चेंजेस आर मेड, अगर तब्दीलियां कर दी जाएं और तब्दीली ले आए, इमरान खान की हुकूमत ले आए, तो व्हाट रिटर्न ऑन इक्विटी विल द कंपनी अर्न, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी होगी, या वो कितना रिटर्न ऑन इक्विटी अर्न करेगी? तो आपके पास लास्ट ईयर के रिटर्न ऑन इक्विटी 3%, डेट रेशियो 60% करेंगे। इंटरेस्ट चार्जेस गिवन है, EBIT गिवन है, सेल्स आपके पास गिवन है, टोटल एसेट टर्नओवर कह रहे हैं गिवन है, टैक्स रेट गिवन है, रिटर्न ऑन इक्विटी आपने मालूम करना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप कैसे मालूम करेंगे? प्रॉफिट मार्जिन बाय टोटल एसेट टर्नओवर बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स गिवन है, नेट इनकम गिवन नहीं है। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या? सेल्स बाय एसेट, सेल मालूम है, एसेट मालूम नहीं है। इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला एसेट बाय इक्विटी, इसका मतलब क्या हुआ? ना एसेट मालूम है ना इक्विटी है, इसका मतलब है कि हमें कुछ चीज़ों के लिए पहले रफ वर्किंग करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं रफ वर्किंग। सबसे पहले नेट इनकम निकालते हैं। EBIT आपने रखी, इंटरेस्ट आपके पास कितना था? 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट सालाना था, माइनस किया तो EBT कितना आ गया? $7 लाख का आ गया। $7 लाख पे आपने इनकम टैक्स 34% लगाया तो $238,000 आ गया, माइनस किया तो 4,62,000 की आपके पास नेट इनकम आ गई। उसके बाद आप एसेट मालूम करेंगे किससे? टोटल एसेट टर्नओवर के फॉर्मूले से, सेल्स बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर 2 था, सेल्स आपके पास थी 1 करोड़ की, एसेट मालूम नहीं था, आपने लाकर डिवाइड किया तो आपके पास 5 मिलियन के एसेट आ गए, एसेट भी मालूम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पर आप मालूम कर सकते हैं टोटल एसेट से अपना डेट का अमाउंट। तो डेट जो था वो 60% था, आप टोटल एसेट का 60% निकाल लें तो आपके पास 30 मिलियन क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपको इक्विटी भी चाहिए तो इक्विटी भी आ सकती है, एसेट में से डेट आप माइनस करवा लें तो आपको बाकी क्या आ जाएगी? 20 मिलियन की आपके पास आ जाएगी इक्विटी। तो आपने नेट इनकम मालूम की 462 की, यहाँ वैल्यू रख दी, सेल्स मौजूद थी, सेल्स की वैल्यू यहाँ रख दी, एसेट निकाला था, एसेट की वैल्यू यहाँ रख दी, एसेट की वैल्यू निकाली थी, यहाँ रख दी, इक्विटी की वैल्यू यहाँ निकाली थी, वो भी यहाँ पर आपने रख दी। इनको डिवाइड किया, इनको डिवाइड किया और इनको भी डिवाइड किया और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या है? 0.231 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आपको आपकी इक्विटी के ऊपर कितना अर्न हो रहा है? 23.1% आपको इसके ऊपर अर्न
हो रहा है। तो जनाब यहाँ पर हमने आपके सामने डिस्कस किए 10 क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर हम इसके बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इसके तमाम 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।